हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। वेलकम टू द 15 नवंबर का प्री सिक्योर। प्री सिक्योर क्या है? प्रीलिम्स में सिक्योर करना है सिलेक्शन अपना। कैसे सिलेक्शन सिक्योर होगा प्रीलिम्स में? एमसीक्यू सॉल्व करके। ठीक है, तो जो भी हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यूज होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपने प्री सिक्योर में। एम आई राइट? ठीक, अब ध्यान से मेरी बातें सुनना जी। इसमें ऑलमोस्ट 25 to 30% जो पेपर होगा दैट विल बी अराउंड ऑफ करंट अफेयर्स। एम आई राइट? तो ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी उन 30% के आसपास क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किससे इंस्पायर्ड है? इंस्पायर्ड है करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज है, ये ऑब्जेक्टिव है। आपको इस सीरीज को करना कैसे है? आपको इस सीरीज में 2-3 बातों का ध्यान देना है। सबसे पहला बात ये है कि आपको ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, फिर आपको इन 5 क्वेश्चंस के पीडीएफ को पढ़ने हैं। उसके बाद जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को आपको सॉल्व करना है। ये 3 फैक्टर हैं जो आपको करने हैं, बस इतना ही काम करना है। इससे आपका देखो प्रीलिम्स सिक्योर हो जाएगा, बस इतना आप मान के चलो। तो जो 5 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं वो ध्यान से देख लो। सबसे पहले हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, दूसरा इसके बाद हम लोग ड्रोनागिरी वगैरह को कवर करेंगे। फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरानी न्यूज है, नॉट कि बहुत ज्यादा न्यूज में, मतलब ये एकदम करंट डेवलपमेंट नहीं है, हमेशा से चलते आ रहा है, बट न्यूज में ये आया निसार सैटेलाइट, वो है। तीसरा हमारे पास गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, स्वास्थ्यिक इनिशिएटिव। फिर इसके बाद हमारे पास DSIB जो बैंक्स होते हैं डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक है वो, उनके बारे में कवर करेंगे। फिर एक कंट्री को कवर करेंगे प्लेसेस इन न्यूज के सीरीज में, राइट। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे प्रीलिम्स स्पेसिफिक और सारी चीजें यहाँ पे आती जाएंगी, तो आपका काम केवल पढ़ते जाना है, बाकी और कुछ करना नहीं है। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है कल का, वहां से ये क्वेश्चन आया है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग आर्टिकल 14। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो ध्यान से देखो। First question is, consider the following statements regarding the geospatial data and related initiatives in India. इंडिया में जो जियोस्पेशियल डेटा है उस डेटा के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन तीनों स्टेटमेंट्स को बताना है कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट, ऑपरेशन द्रोणागिरी इज अ पायलट प्रोजेक्ट अंडर नेशनल Geospatial Policy 2022 aimed at improving the quality of life and ease of doing business through geospatial technology। पहला स्टेटमेंट ये है। जियोस्पेशियल क्या होता है ये अपन देखेंगे, बट पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट, द इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल डेटा शेयरिंग इंटरफेस ऑल्सो नोन एज GDI focuses on enabling seamless data sharing with advanced privacy preserving features। सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, the National Geospatial Policy 2022 positions India as a global leader in the geospatial sector and designates the Survey of India as the apex body for all geospatial data। इसमें से केवल अगर आपको 2 बातें पता होती कि इस पॉलिसी में जो एपेक्स बॉडी है जियोस्पेशियल डेटा को मैनेज करने के लिए वो कौन है, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सर्वे ऑफ इंडिया इसका पेरेंट बॉडी नहीं है, एपेक्स बॉडी नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट काटते ही यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1 इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन ए, राइट। अब जियोस्पेशियल डेटा क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी हाइट, आपकी वेट, ये जो डेटा है, इन डेटा का ज्योग्राफी से कोई रिलेशन तो नहीं है ना। आपकी हाइट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ योर हाइट, सॉरी इरिस्पेक्टिव ऑफ योर लोकेशन। आप अगर इंडिया में हो तो भी उतनी ही हाइट के हो, यूएस चले जाओगे तो भी उतनी ही हाइट के हो जाओगे। बट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जैसी जो चीजें हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है, दीज इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू द ज्योग्राफी। तो जियोस्पेशियल का मतलब ये होता है, जियोस्पेशियल डेटा का मतलब वो ये होता है द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, उसी को क्या बोल लेते हैं, जियोस्पेशियल डेटा बोल लेते हैं। इतना आप याद रखिएगा, एकदम सिंपल सा टर्म है। एप्लीकेशन क्या है, हर जगह। दुनिया की ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें आपको जियोस्पेशियल डेटा का यूज नहीं होगा। डिफेंस में देख लो, मेडिसिन में देख लो, हर लगभग हर डोमेन में आपको जियोस्पेशियल डेटा का यूज पड़ेगा।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि ड्रोनागिरी नाम का जो ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल स्पेशियल स्पेशियल पॉलिसी 2022 के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट है। और जो एपेक्स बॉडी है वो आपको ध्यान से देखना होगा, उसके लिए हमारे पास GDPDC यानी कि जियो स्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमिटी है जो एपेक्स बॉडी है, राइट। तो मैंने आपको जियो स्पेशियल के बारे में बता दिया। इसके इम्प्लीमेंटेशन बहुत से फेजेस में होंगे। फेज 1 में ये कुछ इंडिया के स्टेट्स को ही कवर करेगा। इसमें हमारा असम भी है, यूपी है, हरियाणा है, आंध्र है और महाराष्ट्र है असम के साथ साथ। बाकी के स्टेट्स में ये आएगा धीरे धीरे, ठीक है। सेक्टर्स में जो फेज 1 में है वो कौन कौन से? एग्रीकल्चर है, लिवलीहुड है, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, राइट। अब इसके लिए हमने कुछ इनोवेशन हब वगैरह बनाए हैं जिसमें आईटी कानपुर, बॉम्बे, रूपर और IIM कलकत्ता को इंक्लूड किया गया है। तो स्ट्रेटेजिक गोल और विजन वगैरह दीज आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, अगर सॉरी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। अगर मेंस में आता भी है, अगर प्रीलिम्स में आता भी है तो आप ये बहुत जनरिक टाइप के स्टेटमेंट होंगे जो मोस्ट ऑफ द केसेस में सही ही होते हैं। सेकंड पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए जियो स्पेशियल डेटा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मेंस के लिए भी हमने यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर दिया है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन निसार सैटेलाइट के बारे में है, जहां पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है और कहा जा रहा है कि इट हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड यूएस, ठीक है। इसको इसरो और नासा मिलकर डेवलप कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, इट इज डेजिग्नेटेड टू बी लॉन्च्ड इनटू अ हाई अर्थ ऑर्बिट यूजिंग इसरो का GSLV Mach 3 रॉकेट, थोड़ा डाउटफुल है। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज द फर्स्ट सैटेलाइट टू फीचर बोथ L बैंड एंड S बैंड रडार सिस्टम। कुछ नहीं होता, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के अलग अलग बैंड होते हैं, उसी में से L बैंड और S बैंड है। आपको पता होगा सैटेलाइट रडार फ्रीक्वेंसीज वगैरह पे काम करती हैं, तो उसी फ्रीक्वेंसी का अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, जैसे L बैंड है, जैसे S बैंड है, am I right? एंड एक और बात, वी विल ट्राई टू मेक अ ग्रेट वीडियो ऑन इंटायर योर स्पेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि स्पेस क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, एल बैंड क्या होता है, एस बैंड क्या होता है, GSLV नाम क्यों पड़ा। तो ये सारी चीजें हम लोग के प्रायोरिटी लिस्ट में है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो जो निसार वाला क्वेश्चन है इसका सही आंसर इज ऑप्शन बी। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। इसको कहाँ डालेंगे? लो अर्थ ऑर्बिट में डालेंगे। क्यों डालेंगे ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में बताना, लॉजिक है इसके पीछे और कुछ नहीं है। थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है कि जो एल बैंड और एस बैंड की बातें हो रही थी वो दोनों यूज किया जाएगा, राइट। अब निसार का एम क्या है? एम देखो, एम ये है कि अर्थ के सरफेस को हम लोग स्टडी करेंगे, जो चेंजेस हो रही हैं क्लाइमेट चेंज के चलते, उन चेंजेस को हम स्टडी करेंगे। स्पेशल फोकस एरिया इसका साउथ एशिया है। मतलब ये हालांकि पूरी दुनिया वगैरह को कवर करने की बातें हो रही हैं, बट स्पेशल फोकस कहाँ पे है? हमारी साउथ एशिया पे। तो यहाँ पे बाकी जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? क्लाइमेट चेंज को मैनेज करना है, डिजास्टर को मैनेज करना है, एग्रीकल्चर और लैंड यूज मॉनिटरिंग वगैरह को प्रमोट करना, फिर जो जियोलॉजिकल स्टडीज वगैरह होती हैं उनको प्रमोट करना है, राइट। अब नासा और इसरो, इंडिया और यूएस के जो कोलैबोरेशन है, इंडिया और यूएस के जो रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, वो केवल मतलब पॉलिटिकल ही नहीं है, इकोनॉमिक ही नहीं है, टेक्नोलॉजिकल भी हो रहे हैं। ये इसी का एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है। ये प्यारा सा डायग्राम आपके सामने इस रडार का। उसके बाद थर्ड हमारी इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। स्वास्थ्य इनिशिएटिव के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए इन 3 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड फोस्टर कॉन्फिडेंस इन देयर साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। मतलब जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे उनको प्रमोट करने की बातें हो रही हैं। थर्ड, इट्स वैलिडेट ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस। ये थोड़ी सी मुझे बेकार बात लग रही है, आपको भी लगनी चाहिए। ओनली इन इंग्लिश क्यों? मतलब लैंग्वेज को डाइवर्सिफाई करेंगे तब तो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। Am I right? इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं? कमी है। बाहर भी कितने हैं? कमी है। तो बाकी के लैंग्वेजेस में भी इसको प्रमोट करने की बातें हो रही हैं। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। अगेन थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट, लैंग्वेज वाला स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लगेगा, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा 1 and 2। दिस इज हाउ यू विल एलिमिनेट क्वेश्चंस इन योर आंसर्स आल्सो, क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स एग्जाम आल्सो, ठीक है। ये होता है ऐसे कई बार एग्जाम में कि आपको 4 स्टेटमेंट में से अगर एक स्टेटमेंट के बारे में पता है
बाकी 3 स्टेटमेंट के बारे में सुना भी नहीं होगा, फिर भी एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करने से यू विल गेट योर आंसर। ऐसा कई बार आपके साथ होगा। तो जो स्वास्थ्य इनिशिएटिव है, इसकी जो पेरेंट बॉडी है वो एकदम सही मेंशन की गई है, CSIR जो हमारी है उसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च इसको कोऑर्डिनेट कर रही है। एम इसका यही है कि जो हमारा ट्रेडिशनल बहुत एक रीच हमारा जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको लोगों तक पहुंचाना है। कितने लैंग्वेजेस में? 17 लैंग्वेजेस में हम लोग इसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखते हैं। इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है, ये आप लोग बहुत जल्द बताइएगा। DSIB जो बैंक्स होती हैं, दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो हमारे हैं उनके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है क्या सही है क्या गलत है। The DSIB are identified based on their size, complexities, interconnectedness, which makes them too big to fail. आपसे एक फ्रेज भी कई बार पूछ लेगा कि TBTF यानी कि too big to fail जो फ्रेज है वो किस लिए यूज होता है। सेकंड क्या है? Banks with a size equal to or more than 2% of the GDP are considered for inclusion in DSIB list. ठीक है। Second, third statement, the Financial Stability Board releases the list of DSIB बैंक। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 गलत है। DSIB का क्लासिफिकेशन RBI करेगा यार, क्यों करेगा? मतलब FSB क्यों करेगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्यों करेगा? सुनने में बहुत सही लगता है, ये बैंक्स में स्टेबिलिटी प्रमोट करने का एक इनिशिएटिव है, तो उसके चलते सुनने में सही लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड वगैरह करेगा, बट नहीं, बैंक है तो सारा रेगुलेशन जनरली किसका लागू होता है? RBI का ही लागू होता है। और अगर 2% से ज्यादा GDP उनकी, अगर उनकी जो वर्थ है वो 2% ऑफ GDP आ गई तो फिर उनको इस लिस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक वगैरह क्या है? सबसे पहला साइज इंपॉर्टेंट है उनकी, कितने बड़े बैंक हैं, रिस्क कितना है, अगर वो बैंक फेल हो गए तो क्या रिस्क पड़ेगा पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम पे, पूरे के पूरे इकोनॉमी के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ पैरामीटर टू इंक्लूड कि किस बैंक को आप DSIB के लिस्ट में डालोगे और किसको नहीं डालोगे। देखो DSIB डोमेस्टिक में भी होता है और इंटरनेशनल भी कुछ ऐसे बैंक है जिनको हमने SIB के रूप में माना है। आपको बताना है कि ये कौन डिक्लेयर करता है, राइट। चलो उसके बाद फिर हम लोग जो लिस्ट है 3 ही बैंक है। SBI हमारी लंच के बाद आना, दूसरी हमारी ICICI और तीसरी हमारी HDFC। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। साइज इंपॉर्टेंट है, जो क्रॉस जुरिस्डिक्शनल एक्टिविटी है वो इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना इंटरकनेक्टेड है और क्या इंपैक्ट कर पड़ेगा वगैरह वगैरह। यार मैंने बता दिया, ये तो सारा लिखा हुआ है इंटरनेशनल में। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। कई बार ऐसा होता है कि अगर ग्लोबल जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो पूरा का पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, दैट इज एकदम इंटरकनेक्टेड। अगर कोई यूएस में इंपैक्ट हो रहा है तो उसका, अगर कोई यूएस में इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है, कोई पैरामीटर अगर बहुत ऊपर नीचे यूएस में हो गया तो उसका इम्पैक्ट जापान में भी पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट वियतनाम में भी पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट चाइना में भी पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ेगा। एम आई राइट? तो जो भी ग्लोबल क्राइसिस आई हैं, जनरली देखा गया है कि कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल कर जाती है। एम आई राइट? इन्हीं बैंक्स को रोकना है, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को रोकने के लिए हम लोग एक फ्रेज लेके आते हैं, टू बिग टू फेल। मतलब इनको किसी भी केस में फेल नहीं होने देना है। अगर हमने इन इंस्टीट्यूशंस को फेल होने से रोक लिया तो जो ग्लोबल क्राइसिस आने वाला इकोनॉमी का वो मैनेज हो जाएगा। इसीलिए दुनिया भर की जो बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनको हम GSIB बोलते हैं, यानी कि ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है, जो है आपके सामने नाम लिखा हुआ है। एम आई राइट? ये बात आपको इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट फिलीपींस के बारे में है। 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहला, द फिलीपींस इज एन आइलैंड कंट्री लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया and is bordered by South China Sea, Pacific Ocean and Celebes Sea. The country is divided into 3 major island group. यहाँ पे नाम दिया गया है। Mount Apo is the highest point in the Philippines, is located on the island of Luzon.
3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, ये लुजोन में लोकेटेड नहीं है, माइंडानो जो है वहां पे ये लोकेटेड है। ये हमारा फिलीपींस का पूरा मैप हो गया। न्यूज में रहता है जनरली, फिलीपींस आपको हमेशा न्यूज में मिलेगा। आई थिंक हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये कहीं ना कहीं कवर होगा। रीजन क्यों है, साउथ चाइना सी में जो झगड़ा हो रहा है उसके चलते ये दोनों लड़ते रहते हैं और पूरी दुनिया देखती रहती है। हमारे मेन से पर्सपेक्टिव से एक चीज ये निकल के आया कि इंडिया और फिलीपींस के रिलेशंस को पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, फिलीपींस का ज्योग्राफी देख लेना, मोर देन इनफ है, न्यूज में भी रहती है, कई बार जनरली न्यूज में रहती है। बहुत से इसके आइलैंड्स भी जो रहे वो डिस्प्यूटेड हो जाते हैं किसके साथ, चाइना के साथ, तो ये न्यूज में कवर हो जाती है, राइट। सो ऑन दिस नोट हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया और टेस्ट सीरीज वगैरह आई थिंक अभी टाइम तो आ गया है, तो इफ़ यू वांट यू शुड अच्छे से टेस्ट लगाना, टाइम से टेस्ट लगाना। प्रीलिम्स में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, प्रीलिम्स में अगर रिस्क लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपके पास थे, जो भी होमवर्क मैंने दिया है मैं एक बार होमवर्क आपको फिर से बता दूं। आज का होमवर्क जो वीडियो के बीच में बोला गया वो तो कर लेना, 2 और इम्पोर्टेंट देख लेना। एक तो फंडामेंटल ड्यूटी के लिस्ट देख लेना, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज है आप उनके बारे में याद से देख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और दूसरा आपको क्या करना है कि जो वेस्टर्न घाट है इसके बारे में आप कवर कर लो, और इसके जो माउंटेन्स है इसको बहुत इंपॉर्टेंट देना। जो हिल एरिया है, माउंटेन तो नहीं बोलेंगे, जो हिल्स वगैरह हैं, ठीक है, उसको देख लो। मतलब ज्योग्राफी आपको देखनी है किसकी, वेस्टर्न घाट की। ये 2 काम आपको करना ही करना है, राइट। देखो ये हमने बहुत कोर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनका सिलेक्शन, जिनका एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वही अपन करा रहे हैं, ठीक है। तो आप केवल प्री सिक्योर करते रहोगे ना तो आपकी 60-80% सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। एम आई राइट। पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वाला, कमेंट वाला भी जो बॉक्स होता है ना, वहां पे अपन पिन करके रख देंगे, या फिर अगर आपको डाउनलोड करना है तो यू कैन गो टू द टेलीग्राम ग्रुप, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, गुड नाइट, थैंक्स फॉर लिसनिंग।